तो क्लास देखो, आज की जो हमारी टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे औद्योगिकरण के युग के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एज के बारे में। जब बात करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, तो बात ये आती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये किस समय डेवलपमेंट हुआ या इसका किस समय का एज रहता है। यदि हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वह 18 सेंचुरी के टाइम में वर्ल्ड में देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन हमें बेसिक तौर से देखा जाए तो इंग्लैंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है, या फिर आप इसे ले सकते हो यूरोपियन कंट्री में। तो यूरोपियन कंट्री में इसका डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी के साथ देखने को मिल जाता है। आइए चालू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो क्लास देखो कह रहा है क्या, इसमें शुरुआती ही बार में कहता है कि ईडी पॉल म्यूजिक कंपनी ने एक सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द जिल्द का मतलब होता है जो कवर पेज होता है ना, उसके ऊपर जो तस्वीर दी गई थी वह नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी, इसके बारे में बताया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि ये जो डायग्राम दिया गया ना, इस डायग्राम के बेसिस पर आपको दिखाया गया है, दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ या फिर इसको किस प्रकार से लेकर के आने का काम किया गया। इसके बारे में बात करते हैं क्लास। और कोई आना चाहता है क्या इसमें? क्लास इसमें जैसे कि देखा जाए इस डायग्राम के बेसिस पे, तो कहता है कि तस्वीर के मध्य में, मतलब कि मिडिल पार्ट में एक देवी जैसी तस्वीर है, और ये देवी हाथ में नई शताब्दी का ध्वज या झंडा लेके खड़ा है। ये जो ध्वज है ना, ये प्रतीक है किस चीज का, तो फरिश्ते को दिखाया गया है। और ये ध्वज जो है वो प्रगति का प्रतीक है। प्रगति मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ को लेकर के बताया गया है। उसका एक पाँव, इसका जो एक पैर है, वो पंखों वाले पहिए पे टिका हुआ है, और ये पहिया समय का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से हमारा समय। हाँ बोलो। हाँ हाँ। क्या अभी ब्लैक दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? अच्छा रुक जाओ, देखता हूँ दोबारा से करके। अब दिखाई पड़ा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास में देखो कह रहा है क्या, कहता है कि उसकी जो उड़ान थी उसमें भविष्य की ओर बताया गया है, और उनके पीछे उन्नति के चिन्ह के तौर पर दिया गया है। उन्नति का मतलब होता है ग्रोथ करना। तो यहाँ पर किन किन चीजों को लेकर के ग्रोथ हुआ, तो यहाँ पर होता है रेलवे का डेवलपमेंट होता है, कैमरा बनाया गया, मशीनें बनाएगी, प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया, और कई सारी फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया। कह रहा है मशीन या तकनीक, या इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, इसका ये महिमा मंडन का मतलब होता है जो एक प्रकार से उनके चीजों के बारे में व्याख्या करने का काम करता है, एक्सप्लेन करने का काम करता है। जैसे कि इस टॉपिक में देखें, तो यहाँ पर देखो खास तौर से मैंने आपको बताया था आज के टॉपिक में, कह रहा है ना कि दिस ग्लोबलाइजेशन मशीन एंड द टेक्नोलॉजी इज गिवन इवन मोर मेक इन द पिक्चर विच appeared on the page of a trade magazine cover the 100 year ago। ये पिछले 100 सालों के बारे में बताने का काम करता है। कह रहा है जो तस्वीर जो दिया गया था, इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। इसको हम कहते हैं ओरिएंट के इलाके का अलादीन इसे कहा जाता है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़ करके भव्य महल का निर्माण किया। जैसे कि ये डायग्राम जो दिया गया है ना, हम इस डायग्राम में देखेंगे, ये जो दो दो डायग्राम दिए गए हैं, पहला डायग्राम ये है, दूसरा ये है। इन दोनों ही डायग्राम में एक प्रकार से लोगों को शामिल करने का काम किया गया है। क्लादोगा कह रहा है क्या, इसमें कहता है कि ये एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाने का काम करता है। देखो ये जो व्यक्ति है, ये जो पहले जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, मैं इसको दूसरे से देखता हूँ, करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो पहले वाले व्यक्ति को, इसने जिन अपने चिराग को रगड़ा, और चिराग को रगड़ने के बाद एक बहुत बड़ा महल का रचना कर डाला।
लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो मैकेनिक है। इसने क्या किया, तो इसने अपने मशीनों के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से पुल बनाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। इसके साथ इसने जहाज बनाने का काम किया। ये सारे काम इसके द्वारा किया गया। कह रहा है ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। मतलब कि आधुनिक मॉडर्न टाइम में जो नया नया डेवलपमेंट होने वाला है, ये इसके बारे में बात करती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीक बदलावों और आविष्कारों, मशीनों और कारखानों, रेलवे और बाष्प पोतों की दुनिया में दर्शाता है। मतलब ये होता है कि ये जो तस्वीर है, नीचे वाला तस्वीर जो है, ये बताना चाहता है कि इस मॉडर्न एज के टाइम में हमारे पास जो टेक्निक होगी बहुत ही फास्ट होगी। यहाँ पर नए नए इन्वेंशन किए जाएंगे, यहाँ पर नई नई मशीनें होगी, फैक्ट्री खोली जाएगी, रेलवे का डेवलपमेंट होगा और स्टीम इंजन को बनाने का काम किया जाएगा। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर इतिहास के अंदर औद्योगिकरण का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ और आधुनिक युग की तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। क्योंकि मॉडर्न एज जो आता है वो नए नए तकनीक को, टेक्नोलॉजी को लेकर के आता है, नए नए आर्किटेक्चर को लेकर के आता है। जैसे कि आज के टाइम में हमारे यहाँ देखा जाए तो 80 से 80 के टाइम के आसपास लोगों के घर में टीवी तक नहीं था। लेकिन जब 2000 का टाइम आता है तो 2000 के टाइम में लोगों के पास टेलीफोन आ जाता है, टेलीफोन। लेकिन फिर जब आता है 2010 के टाइम में, तो 2010 के टाइम में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन आ जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास आ जाता है 2014, तो सभी के पास स्मार्टफोन आ जाता है। लेकिन जैसे ही आता है 2020, 2022, तो हर एक व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा आ जाती है। तो हम लोगों ने लगातार अपने सेक्टर में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। कह रहा है अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुकी है। लोकमानस का मतलब होता है यहाँ पर लोगों के दिमागों पर छा गया है एक प्रकार से इसका पाठ। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते हैं? मतलब कि जब किसी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज होता है तो ये ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के टाइम पीरियड के रूप में नहीं देखा जाता है क्या? इसे तो देखा जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ें तेज होती है, जब भी कोई चीज़ें बदलाव आती है, इन्वेंशन होता है, तो ये कोई एक समय का नहीं टाइम होता, बल्कि इसे लगातार कई सौ सालों तक किए गए परीक्षण, देख रेख, रिसर्च के बेसिस पर ये होता है और ये डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम करता है। कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्री का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों, पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक है? सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट रेलवे से, फैक्ट्री के डेवलपमेंट से, गगनचुंबी मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने से, पुलों के विस्तार करने से, मतलब कि ब्रिज को बनाने से, लोगों की सुविधाओं को और आसान करने से। जैसे कि पहले के टाइम में लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। फिर बाद में जाकर के लोगों ने साइकिल का आविष्कार किया, तो साइकिल का इस्तेमाल करने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों के पास और टेक्निक आई, लोगों ने स्टीम इंजन का आविष्कार कर लिया। तो लोगों ने जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया, तो फिर लोगों ने यहाँ पर मशीनों को आविष्कार करना चालू कर दिया। तो लोगों का डेवलपमेंट लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। जब लोगों की ज़रूरतें पूरा होती है तो इसी को तो हम कहते हैं समाज का विकास होना चालू हो चुका था। कह रहे कि ये जो छवियां है किस प्रकार विकसित हुई, इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान करते हैं? क्लास, आपको पता है आज के टाइम में जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितनी भी बिगेस्ट कंपनी होगी, इस कंपनी में ह्यूमन की जगह पर क्या लगाए जाएंगे, तो ह्यूमन के जगह पर काम करने के लिए मशीनों को लगाया जाएगा। तो आप लोग को समझना चाहिए कि एक्चुअल में मशीनें जब काम करेंगी तो फिर भी उनको देख रेख करने के लिए लोगों का तो होना ही पड़ेगा। तो ये बात कह रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर मशीनीकरण बढ़ता जाएगा, हम उनका गुणगान करते रहेंगे। कहता है कि औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इसके कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसके किस प्रकार के इम्पैक्ट पड़ते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे इस अध्याय में। हाँ, बोलो।
बोलो सबिल बोलो। क्लास क्या रहा है, इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत के अंदर औद्योगिकरण के अध्ययन करेंगे। मतलब कि हम इस चैप्टर में ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। आज का चैप्टर चालू करते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले। क्या देखो कह रहा है क्या, जरा समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जोड़ करके देखते हैं। कारखाना मतलब फैक्ट्री। यदि किसी देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो लोगों का मतलब होता है कि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। तो फैक्ट्री के डेवलपमेंट होने से जरूरी नहीं है कि वहाँ पर औद्योगिकरण होगा ही, ये कहना गलत बात है क्लास। ठीक है ना। आइए बात करते हैं आगे। तो कहता है कि जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमारा मतलब होता है फैक्ट्री में होने वाला उत्पादन। जैसे अभी ठंडी का टाइम है, तो ठंडी के टाइम में आप बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं। आप जो कपड़े खरीदते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें बनाया गया ज़्यादातर कपड़ा किसी न किसी फैक्ट्री से बना होगा, ऐसा ही बात नहीं है। कुछ कपड़े ऐसे भी तो होते हैं जो हैंडलूम होते हैं। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो पावर लूम से बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हैंडलूम का या फिर एक ह्यूमन का इसमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जरूर होता है, उसका कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व जरूर होता है। कहता है जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं, मतलब कि फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब होता है कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से। औद्योगिकरण के कारण अक्सर शुरुआती फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। मतलब ये कह रहा है कि जब भी किसी कंट्री के अंदर यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होता है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के चालू होने के बाद वहाँ पर फैक्ट्री को बहुत ही बड़े स्तर पर इस्टैब्लिश किया जाता है। इस्टैब्लिश, जब इसे इस्टैब्लिश किया जाएगा तभी तो यहाँ पर वर्कर काम करने के लिए आएंगे। जब यहाँ पे वर्कर काम करने के लिए आएंगे तो ऑटोमेटिक ही उनको काफी बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा और वो यहाँ पर काफी बड़े स्तर पर काम भी करेंगे। किसका फुल फॉर्म पूछ रहे हो अंकित, बताओ। अंकित किसका फुल फॉर्म पूछ रहे हो? जो पहले मैं देख लेता हूँ किसका है, ठीक है ना। पहले वाला कौन सा टॉपिक का फुल फॉर्म? अच्छा ये बीसी का। बीसी का मतलब होता है ब्रिटिश कंपनी के बारे में बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो कुछ कुछ चीज़ों को मैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिखकर चला जाऊंगा, लेकिन आपको बताता चलूंगा कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं। ठीक है ना। तो क्लास आगे बात करता है क्या, इस सोच में एक समस्या है। लोग जो सोचते हैं ना कि डेवलपमेंट ये है वो है, इसमें एक समस्या है। तो समस्या है क्या? दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा था। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यूरोप है, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होता है 18 सेंचुरी में। लेकिन क्या पता है कि यूरोप के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड था जो इंटरनेशनल ट्रेड था, इस ट्रेड की शुरुआत यहाँ पर देखा जाए तो आपका 10th सेंचुरी से लेकर के 18 सेंचुरी के बीच में काफ़ी बड़े स्तर पर मिलता है। और यूरोप के कुछ कंट्री जैसे कि इटली हो गया आपका, आपके स्पेन हो गए आपके, और ऐसे कुछ कंट्री से पहले के टाइम में जैतून का तेल जैतून के तेल को यहाँ से पहले के टाइम में दूसरे कंट्री में, जैसे कि इटली से ये भेजा गया था, अरेबियन कंट्री में भेजा गया था। तो अरेबियन कंट्री में जब इसको भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं
यहाँ पर पहले के टाइम से ही क्या हो रहा था, तो डेवलपमेंट या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला था। ये उत्पादन फैक्ट्री में नहीं हुआ था। ये बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि, जिसे कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आ जाए आप लोग के सामने कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, तो कह सकते हो कि औद्योगिकरण के पहले के समय में होने वाले प्रोडक्शन, होने वाले डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं क्लास। कह रहा है कि 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में यूरोपीय शहरों के सौदागर, यूरोप के शहरों के सौदागर का मतलब होता है जो बीच में मर्चेंटर्स हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनको कहा गया है, गांव की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। हाँ बोलो सोमिल। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हो चुका था। मतलब 18 सेंचुरी के पहले जो डेवलपमेंट हुआ था प्रोडक्शन को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, जो इंडस्ट्रियल की शुरुआत से पहले हुआ था उसे कहते हैं प्रोटो। मतलब हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत से पहले ये सब कुछ हो चुका है। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर शादीशुदा होने से पहले ही किसी लड़की की बच्चा हो जाता है, तो ये शादी यही वही बात कर रहा है कि एक ऐसा समय है, एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें औद्योगिकरण तो हो चुका है, लेकिन उससे पहले के टाइम से ही वो डेवलप्ड है। वो पहले के टाइम से ही यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे थे। इस टाइप की चीजों को यहाँ पर कहते हैं आदि औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारे फिल्म स्टार देख लो, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके शादी होने से पहले उनके बच्चे हो जाते हैं। साला शादी हुआ एक 6 महीने भी नहीं होते हैं, 4 महीने बच्चे हो जाते हैं। तो इस टाइप के एज को कह सकते हो क्या, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पर आप जान सकते हो। ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल दिया ना। आगे देखो, क्लास कहता है क्या, कहता है कि उनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे और उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के अलग अलग भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। अब जरा देखो, मतलब कि एशियन टाइम से ही लोगों ने इस प्रकार के ट्रेड को प्रमोट करना चालू कर दिया था। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन बढ़ाया जा सकता था, ऐसा नहीं। क्योंकि शहरों में रहेंगे तो शहरों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी तो है ना कि आपके पास रॉ मटेरियल हो। लेकिन पहले टाइम में हमारे पास जो कच्चा माल था वो कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलते थे विलेज से मिलते थे। इसीलिए बताया गया कि जो सौदागर हुआ करते थे वह बाजार के माध्यम से वह गांव की ओर पहुंचना चालू कर दिए, गांव की ओर जाना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि गांव के और में ही तो उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, सारी फैसिलिटी मिलेगी, सारी चीजें प्रोवाइड हो पाएगी। वजह ये था कि शहर में शहरी दस्तकारी मतलब हैंडीक्राफ्ट के लोग, व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। गिल्ड्स उन लोगों को कहते हैं, गिल्ड्स उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास काफी बड़ी मात्रा में या हायरार्की सिस्टम है, इनके पास बड़े बड़े या फिर बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे, पैसे हुआ करते थे, ऐसे लोगों को गिल्ड्स के तौर पर शामिल किया गया। क्लास इसमें कह रहा है कि जो गिल्ड्स हुआ करते थे ये उत्पादकों के संगठन हुआ करते थे, जो इनके लिए डेवलपमेंट का काम करते थे, प्रोडक्शन के लिए काम किया करते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगर को प्रशिक्षण दिया करते थे। उत्पादकों पर कंट्रोल, मतलब जो भी आप प्रोडक्शन करने वाले हैं उसको कंट्रोल करेंगे। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ावा देंगे। मूल्य को तय करेंगे, कितने मूल्य में आपको बेचना है, कितने प्राइस होगी, कितनी प्राइस नहीं होगी, ये सारे काम किए गए। तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोका गया ताकि यहाँ पर उनका कंपटीशन ना बढ़े और ऑटोमेटिक ही इनके द्वारा डेवलपमेंट ज़्यादा होता रहे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादक के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया। जैसे अब आपको पता है, अभी के टाइम में जब तुम किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हो या स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आपके पास कई सारे टीचर होते हैं, मल्टीपल टीचर्स होते हैं जिनका सेक्टर डिवाइड होता है। कोई पढ़ाएगा मैथ, कोई पढ़ाएगा साइंस, कोई पढ़ाएगा एसएसटी, कोई पढ़ाएगा इंग्लिश, कोई पढ़ाएगा संस्कृत। ऐसे सबको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो लोग गिल्ड्स के तौर पर रहा करते थे उनको डिसाइड कर दिया गया कि आपको बनाना क्या है, आप क्या बनाएंगे।
आपको बनाने का क्या अधिकार होगा इसको पहले से ही डिसाइड कर दिया गया और उसके ऊपर उनको मोनोपोली दे दिया गया, क्या आप यही काम करेंगे। कहता है कि नया व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकता था, इसीलिए वे गांव की तरफ जाने लगे। जो नए नए कारोबार आए उन लोगों ने काम करने के लिए सीधे कहाँ रुक किया, तो विलेज की ओर जाना चालू कर दिया। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागर के लिए काम करने लगे, जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा। यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म हो जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। कॉमन्स का मतलब होता है एक ऐसा लैंड फॉर्म जो यहाँ के जमींदारों के हाथ में थी, जमींदार के हाथों में देखने को मिल जाती है, उसे कहते हैं कॉमन। अब बाड़ाबंदी का मतलब होता है कि चारों तरफ घेरा दिया गया ताकि उस लैंड को सिक्योर कर सके और किसी दूसरे व्यक्ति उसको हड़प ना ले, इसको रोका जा सके। इसके लिए बाड़ाबंदी किया गया। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ी लेते रहे। बेरिया बेरिया जो होता है लकड़ी के या फिर उसके फल होते हैं, जंगलों के फल होते हैं। सब्जियां, भूसा, चारा, यदि सभी बीन करके काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत को ढूंढने लगे, क्योंकि उनके पास जो इनकम का सोर्स था बहुत ही कम था। अब उन लोगों को लगा कि यदि हम ऐसे काम करेंगे तो हमारे पास जिंदगी बसर नहीं हो पाएगी। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, तो अपने जिंदगी को बसर करने के लिए नए नए तरीके ढूंढना चालू कर दिए गए, क्योंकि अब ऐसे किसानों को, जमींदारों को, मतलब कि ऐसे किसानों को जंगलों में जा करके सामान को उठाने से, काटने से, तोड़ने से मना कर दिया गया। कहता है यहाँ पर आगे, बहुतों के पास तो छोटे मोटे खेत थे, लेकिन उनमें से घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसीलिए जब सौदागर वहां आए तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी। मतलब ये होता है कि आप हमारे लिए काम कीजिए, जैसे कि कॉटन का प्रोडक्शन कीजिए, कच्चे माल को बनाइए। ऐसे काम को करने के लिए उनको एडवांस पेमेंट किया गया। किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते थे और अपने छोटे छोटे खेतों को संभाल लिया करते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने दो दो काम की। पहला तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर फार्म को सपोर्ट किया और दूसरा वो लोग यहाँ पर एक फैक्ट्री में लोग जा करके लोगों ने काम करना चालू कर दी। जैसे कि ये जो महिला दिखाई दे रही है ना, ये महिला दूसरों के घर में जाके काम किया करती थी और इसके बदले में इन लोगों को पैसे मिलते थे। लेकिन इनके जो काम थे वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर काम हुआ करते थे। आगे कहता है इसमें साथ साथ क्या कहता है कि इस आदि औद्योगिक उत्पादन में होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप फार्मिंग करते हो तो फार्मिंग करने में आपके पास जो इनकम जनरेट होती है बहुत ही कम होती है। लेकिन जब यहाँ पर सौदागर आए और उन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को रोजगार दिया तो रोजगार के देने से इनके अंदर डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका मिल गया। इस व्यवस्था से शहरी और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। सौदागर रहते तो थे शहरों में, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि हमारे पास जितने भी सेकेंडरी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आपके पास हो गया पनीर हो गया, दही हो गए, खोआ हो गया, मखाना हो गया। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी आपको, तो वो आपको मिलेगी प्राइवेट सेक्टर से मिलती है। तो इसी प्रकार के सेक्टर यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल गए थे। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी, जिसका नाम था एस्टेब्लर्स, से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले के पास पहुंचा दिया करते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकर, जिसका नाम था क्या, फ्लोरेस, और रंगसाज जो कपड़े के ऊपर डाई किया करते थे उनके पास ले गए। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी और इसके बाद निर्यातक, एक्सपोर्टर, व्यापारी, ट्रेडर्स कपड़े को इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया करते थे। इसीलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में देखा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में किस शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में देखा गया, तो वो था लंदन। तो लंदन से एक एमसीक्यू आपका बन सकता है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, समझ में आ रहा है सभी लोग को? यदि किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बता सकता है अभी। ऐसे तो चार ही लोग जुड़े हुए हैं, समझ में किसको इसको आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो कहता है कि यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का एक हिस्सा था। इस पर
सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। क्योंकि जो आपने ऊपर पिक्चर देखा, ये पिक्चर कहीं ना कहीं घरों के अंदर होने वाले उत्पादन को बताने का काम करता है। यहाँ पर ये महिला जो पीछे बैठी है, ये महिला ने रुइये को काम कर रही है, रुइये को निकाल रही है, और रुइये से ये जो महिला है वो उसको धागे में बदलने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के काम यहाँ पर बड़े स्केल पे देखने को मिल जाते हैं। कहता है उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता है, और इसका मतलब ये है कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। मतलब कि 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर काम करते थे, लेकिन किसके अंदर, सौदागर के अंदर, एक कमर्शियल सेक्टर के अंदर ये लोग काम किया करते थे। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कारखानों का उदय। कारखानों का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो विलेज लेवल पर कुछ बड़े बड़े सेक्टर में लोग काम करवाया गया हर एक घर के अंदर, इन्हीं लोगों को अब घींच करके इन लोगों ने फैक्ट्री के अंदर लेके चले गए। अब ये लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इनको फैक्ट्री में दे काम दे, तो ज़्यादा डेवलपमेंट भी होगा, फायदा भी होगा, और लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए इन लोगों ने डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर दिया, तो फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना चालू कर दिया। तो क्लास कहता है क्या, यहाँ पे कहा गया कि इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सेंचुरी के टाइम में होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर खोल तो दिया गया बहुत पहले, लेकिन ये ग्रोथ कब करता है, ये ग्रोथ करता है आपका 18वीं सेंचुरी के टाइम में, ये ग्रोथ करना चालू कर देता है। कह रहा है कपास नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सेंचुरी के आखिरी में कपास के उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। 1760 ईस्वी में ब्रिटेन और कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात किया गया। मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन के जो फैक्ट्री थी, यहाँ पर कॉटन का बहुत ही बड़े स्तर पर डिमांड थी, और इसके लिए उन्हें दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करने का काम किया। कह रहा है कि यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखते हैं इसके बदलाव के बारे में, कौन कौन से बदलाव यहाँ पर होते हैं। तो कह रहा है 18वीं सेंचुरी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने प्रोडक्शन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया। कार्डिंग, कार्डिंग ऐंठना व कताई और लपेटने, जैसे कि लपेटने के लिए हमने यहाँ पे धागा बनाया, लपेटने का काम किया, ये सारे काम बड़ी कुशलता के साथ किए गए। कहता है यहाँ पर उनके प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ता गया, और पहले से ज्यादा मजबूत होते गए धागे। मतलब धागे जो थे पहले, वो थे हल्के हुआ करते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन जैसे मशीन हमारे पास आ गई, तो मशीनों के माध्यम से हम बड़े बड़े धागे बनाना चालू कर दिए, बड़े बड़े धागे बनाना चालू कर दिए। जब धागा बड़ा होता है तो इसकी मजबूती ज्यादा होती है और ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ बोलो। जो पौंड है, पौंड कहाँ पर है? पौंड जो होता है वो करेंसी होती है, ठीक है, हाँ वो करेंसी होती है। ऊपर है ना ये 220 लाख पौंड, ये करेंसी होती है यहाँ पर। चलो ठीक। कदवा कह रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर इसके बाद रिचर्ड आर्क राइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। तो यहाँ से देखो आपके एमसीक्यू आएंगे ज्यादातर। ये एमसीक्यू यदि कहीं से उठते भी हैं तो एमसीक्यू यहीं से आपके उठेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे पहला जो आविष्कार किया गया वो था ऐंठने, मतलब कि जो धागा बनता है उसको ऐंठने के लिए, कताई करने के लिए, लपेटने के लिए। ये सारे काम किसने किए थे, इस सारे काम जो किए थे वो कार्डिंग ने किया था, कार्डिंग। इसके बाद हमने धागे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, मतलब कि सूती कपड़ा मिल स्थापित करने में, सूती कपड़ा मिल स्थापित करने में कॉटन के टेक्सटाइल मिल को, इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो काम किया गया वो था रिचर्ड आर्क राइट। रिचर्ड आर्क राइट ने सबसे पहली बार इसकी रूपरेखा सामने रखी थी। कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैल गया। अब ये काम लोग अपने अपने घर पर ही किया करते थे, लेकिन अब महंगी मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था, क्योंकि लोगों के पास इनकम बढ़ रही थी। कारखानों में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथ में आ गई। इसके चलते उत्पादन में निगरानी, मतलब कि जब प्रोडक्शन होगा तो उसे हम निगरान कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को ध्यान रख सकते हैं, और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो चुका था कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है।
जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे, मतलब तब तक इन सभी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही ये सारे सारे काम कहाँ आ गए, जब एक कंपनी के अंदर आ गया तो इसको कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना, देख रेख करना, सारा का सारा काम अब एक व्यक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से बड़े स्तर पर इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कह रहा 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के अद्भुत एक दृश्य का अभिन्न अंग बन चुके थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत थी कि इन्हें जादू सी दिखाई पड़ती है। उस समय लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी, तो इनके आंखें देख करके फ्यूज हो गई थी कि ये लोगों ने डेवलपमेंट कैसे कर लिया इतना ज़्यादा। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रहा और वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियां वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। जो मतलब जिस गली में वो लोग रहा करते थे उसी में कुछ लोगों ने अपने कारखाने खोल दिए, पावर लूम खोल दिया, छोटे छोटे दुकानों को खोलना चालू कर दिया था, ताकि इनका डेवलपमेंट पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ सके और ग्रोथ ज़्यादा हो सके। ऐसे काम यहाँ पर लार्ज स्केल पर किए गए। कहता है इंडस्ट्रियल परिवर्तन की रफ्तार, इसकी तेज रफ्तार कैसे होती है, किस प्रकार से देखने को मिल जाती है। तो किसी भी इंडस्ट्रियल के प्रोडक्शन के डिमांड को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ काम होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे वर्कशॉप होते हैं या वर्क होते हैं जो काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी किया गया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी, इस कारण औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग का विकास तक सीमित नहीं था। मतलब केवल फैक्ट्री को लगा देने से ही डेवलपमेंट हो जाएगा ऐसा कहना गलत है, क्योंकि केवल फैक्ट्री को लगाने से डेवलपमेंट होना संभव नहीं था। पहला हमने क्या काम किया, तो कुछ कुछ नए नए चेंजेस किए गए। पहला, सूती उद्योग, जिसे हम कहते हैं सिल्क इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री, ब्रिटेन के सबसे पहले फलते फूलते उद्योग थे। तो यहाँ से को समझता है कि ब्रिटेन में सबसे पहली बार जो कारखाना लगाया गया वो कौन सा था, तो वो था सूती का, सिल्क का था और कॉटन का था। इसमें बढ़ोतरी हुआ। कपास उद्योग 1840 के दशक तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, क्योंकि कॉटन की डिमांड पूरे इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड बढ़ने से यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ और लोगों को ज़्यादा फायदा मिलने लगा। यहाँ पे कह रहा है इसमें उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। तो 1860 के दशक तक ये सारे काम कर दिए गए। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तो तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि लोहे और स्टील का इस्तेमाल करके बड़े बड़े स्टीम इंजन खोले गए। 1973 तक ब्रिटेन के लोहे और स्टील निर्यात का मूल्य 7.7 करोड़ पाउंड हो चुका था, और ये राशि इंग्लैंड के कपास के निर्यात के मूल्य के दुगनी थी। मतलब जितना ये लोग दूसरे देश में भेजा करते थे ना, उससे दुगना ये लोग मंगाया करते थे। इसीलिए ब्रिटेन में कच्चे माल की समस्या थी, क्योंकि कच्चा माल इसके पास उपलब्ध नहीं था। लेकिन आगे कहता है क्या, दूसरा यहाँ पे पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहता है कि नए उद्योग परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से हथियाने पर ढके सकते थे। 19वीं सेंचुरी के टाइम में आखिरी में तकनीकी रूप से विकसित इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा थी। अब जरा देखो यहाँ पर एक चीज कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर 19वीं सेंचुरी के टाइम में जब तकनीक का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो औद्योगिक सेक्टर जहाँ पर काम हुआ करते थे इसमें मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों से 20% ज्यादा थी। मतलब कि पहले के मुकाबले 100 लोग काम करते थे, तो बाद में 20% लोग कम हो चुके थे और 80% लोग ही काम करते थे, क्योंकि 20% लोगों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि अभी समय क्या आ चुका था, इनके पास मशीनें आ चुकी थी। ऐसा परिवर्तन यहाँ पर बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है। चौथा कहता है परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाली सूती और उद्योग धातु से तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में नहीं थी। मतलब कि जो काम पहले यहाँ के लोग घर पे किया करते थे, अब वही काम यहाँ पर बड़े स्तर पर कारखानों में किया जाता है। कह रहा है कि खाद्य फूड प्रोसेसिंग होने चालू हो चुकी थी, डेवलपमेंट होना चालू हो गया, पॉटरी कांच के बनाने लगे, चमड़े के काम होने लगे, फर्नीचर के काम होने लगे, और औजार के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मरीज मशीनी क्षेत्र में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था।
क्योंकि इस समय डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे हमने यहाँ पे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें को बनाना चालू कर दिया। इसमें कहता है क्या फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर इसमें बदलाव धीमी गति से थी। कहता है औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से फैलने लगा और नए तकनीक महंगी थी। सौदागर व व्यापारी इसके इस्तेमाल के सकल सवाल में फूक फूक करके कदम रखते थे। कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं मशीन खराब ना हो जाए, कहीं इसमें कोई क्रैश ना आ जाए या फिर चलते चलते खराब ना हो जाए, इसको लेकर के ध्यान दिया गया। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत काफी खर्च आया करता था। वे उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। मतलब कि जो चीज बनाया गया जरूरी नहीं कि वो चीज उतना ज्यादा स्ट्रांग हो या फिर अच्छा हो, ये कहना गलत है। इसमें क्लास कहता है क्या, इसमें कहता है कि इस बात को समझने के लिए भाप के इंजन स्टीम इंजन का उदाहरण ले। जेम्स वॉट ने न्यू कॉम के द्वारा बनाए गए स्टीम इंजन में सुधार किया। तो जेम्स वॉट ने इसमें सुधार किया था। इस नए इंजन को पेटेंट करा लिया गया और इस मॉडल का उत्पादन इनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू वुल्टन ने किया था। सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती कपड़ों के लिए, 9 ऊन के लिए और बाकी माइनिंग के नहरों के लिए किया गया था और लोहे के कामों के लिए किया गया था। किसी उद्योग में स्टीम इंजन का इस्तेमाल काफी समय बाद हो रहा था, ऐसा नहीं। यानी कि मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में उद्योगपति बहुत ही हिचकिचा रहे थे कि कहीं ना कहीं गलतियां ना निकल जाए, कहीं ना कहीं समस्या ना आ जाए। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सेंचुरी के मध्य तक औसत मजदूरी मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगरों को मजबूत करने वाला हो सकता है। ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा विचार में कहा गया। तो क्लास ये जो टॉपिक था ना आज के हमारे इस टॉपिक में यही तरह देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हाथ और श्रम के वाष्प इंजन के बारे में, हैंडलूम और स्टीम इंजन या स्टीम पावर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास तो आज के लिए यहीं तक। क्या लोगों को समझ में आया?